हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे JEE नीट के लिए यूनिट नंबर 5 दैट्स रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रोटेशनल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। रोटेशनल मोशन के अंदर जनरली हमारा जो बेसिक फोकस होता है वो होता है दैट्स कंसिडर एज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज वेल एज वी कंसिडर एज ए सेंटर ऑफ मास. Circular motion is also part of rotational motion. But if we just think about a little bit more with center of mass, तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि सबसे पहले तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम कहते हैं v²/r. देयर इज ए relation of linear velocity and angular velocity, that's v equals to r omega. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो बन जाता है ω²r. एज वेल एज ये जो ओमेगा की वैल्यू है वहीं से आप दो और पार्ट बना सकते हैं. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf. सो 2πf के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर आप बात करें तो वो हो जाता है 4π² f² r. और यहाँ पे आप 1 अपॉन मतलब f इज इक्वल्स टू 1/t यूज करते हैं तो ये बन जाता है 2π/t. ऑन दैट बेसिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाता है 4π²/t² r. तो ये बेसिक से पॉइंट्स तो आपके दिमाग में क्लियर ही है. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, तो सबसे पहला पॉइंट हम वहाँ पे ये कहते हैं कि ऑलवेज वेलोसिटी इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हमें थोड़ा सा एफर्ट देना है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के लिए आपके पास फॉर्मूला है पोजीशन का. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है m1r1. अगर यहाँ पे वेक्टर है तो आप यहाँ पे भी वेक्टर ले सकते हैं. m1r1 प्लस m2r2 अप टू सो ऑन mnrn कह सकते हैं डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस f2 अप टू mn भी आप कह सकते हैं. ठीक है. Suppose if you are taking a differentiation of this position and you will getting the velocity vcm मिल जाएगा. With the same funda m1v1 plus m2v2 up to so on डिवाइड बाय आप कह सकते हैं m1 प्लस m2 अप टू mn. अब यही फॉर्मूला में ये जो टोटल मास है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लाइक दिस, तो ये बन जाता है आपका टोटल मोमेंटम. इसी के हिसाब से m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन वैल्यूज को आप यहाँ पे कह सकते हैं p1 प्लस p2 अप टू सो ऑन वैल्यूज. क्लियर? चलो, after that suppose if I make again differentiation of this velocity or this one the same thing, that give us acceleration m1a1 plus m2a2 and so on values divide by mass value m1 plus m2 up to mn. again you can do the simple funda. अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया so that's the momentum का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमें देता है मास इनटू एक्सेलरेशन या तो आप कह सकते हो टोटल फोर्स. तो ये बहुत ही सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों के दिमाग में क्लियर ही होगा. ठीक है. अब इसी बेस को लेकर सेंटर ऑफ मास, अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पे होता है. जहाँ पे हमने देखा है कि in some cases that the center of mass lies within the body, sometimes it's outside the body. और उसके हिसाब से उसके कुछ कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए कि अगर मान लो एक L लेंथ का बॉडी है, मतलब L लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है, और उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा समझाऊं, अगर मान लो मैं ऐसा कहते हैं कि देयर इज L लेंथ एक रॉड है या तो कोई वायर है और उसका मास m है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा? तो बहुत बेसिक सा आइडिया लगाइए. इफ देयर इज अ लेंथ L और उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम बोथ द एंड will be equal when the center of mass lies at the midpoint. Okay, तो वो आइडिया भी आपको क्लियर है. उस मोमेंट ऑफ उसके बाद सेंटर ऑफ मास के बाद वहाँ पे हमें मिल सकता है उसके कुछ कुछ रिलेशंस जिसको हम कहते हैं रिलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था. दिस वन इज कंसिडर एज ए यू कैन से इट्स अ स्केलर रिलेशन.
बट इफ़ यू रिमेंबर तो वहाँ पे उसका वेक्टर रिलेशन भी आता है, ताकि इस चैप्टर में वेक्टर्स का इंपॉर्टेंस जो है वो आपको ज़्यादा देना है। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लो हम वही फंडा फिर से यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करें, तो जहाँ पे हमें उसका वेक्टर रिलेशन निकालना हो, तो वो हमें देता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। और इसी बेस से मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, इफ आई एम लुकिंग फॉर एंगुलर वेलोसिटी आई कैन से दैट डी थीटा बाई डी टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा के लिए आप ऐसा कह सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, इट्स क्वाइट सिमिलर टू द ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज। जैसे आपके पास तीन इक्वेशंस थे काइनेमेटिक्स के वही यहाँ पे आ सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो ये तीनों के तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन है, बट नाउ दैट इज एप्लीकेबल फॉर रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है, अगर हम उसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम ये भी समझ चुके हैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है। पर ये जो रिलेशन है उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। ओके, एक आ सकता है ओमेगा क्रॉस वी प्लस एक आ सकता है अल्फा क्रॉस आर। थोड़ा सा आइडिया लगाइए, तो पहले जब डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट क्वांटिटी को छोड़कर सेकंड क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद फर्स्ट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड क्वांटिटी को छोड़ दिया। बट यहाँ दोनों में उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन को मैं मेंटेन करना है, जैसे कि आर की पोजीशन यहीं पे मतलब सेकंड पोजीशन पे रहा, ओमेगा फर्स्ट ही रहा। अब पहले का डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा वहीं का वहीं रहा, आर भी वहीं का वहीं रहता है। ओमेगा क्रॉस वी, तो अगर उसके लिए आप ये सर्कुलर मोशन को समझते, अगर मान लो मैं उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्ट करता, ये उसका एंगुलर वेलोसिटी होता, तो यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे आपका पोजीशन वेक्टर आर होता, यहाँ पे वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता। तो आर क्रॉस वी मतलब इसके हिसाब से अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करता हूँ, तो आप ऐसा कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा और वी उसको मैं यहाँ पे सेपरेटली अगर समझने का ट्राई करूँ, तो ये ओमेगा की डायरेक्शन होती, ये वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता, और मैं ओमेगा से वी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करता, तो ये वाली डायरेक्शन यानी ऊपर वाले फिगर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो मुझे टुवर्ड्स द रेडियस देता है। इसलिए ओमेगा क्रॉस वी जो है उसको कहा जाता है ए आर, यानी रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। ओमेगा से वी की डायरेक्शन में हमने राइट हैंड को कर्ल किया, ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन में था, वेलोसिटी इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में था, तो ओमेगा क्रॉस वी को कर्ल करने से वहाँ पे रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर मिल रहा है। टुवर्ड्स द सेंटर यानी यहाँ पे वो रेडियस है वो बनता है, सो दैट इज कंसिडर्ड रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी बेसिस पे अगर मैं अल्फा क्रॉस आर की में बात करूँ और उसके लिए फिर से ऐसा फिगर बना दूँ, तो देखिए जिस डायरेक्शन में ओमेगा था उसी डायरेक्शन में अल्फा है। आर यानी वो रेडियस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहीं से इस फिगर से ही मैंने यह लिया हुआ है, अल्फा क्रॉस आर है, पर आर का वैल्यू इधर है, अल्फा ऊपर के डायरेक्शन में था। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे लेता ताकि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, अल्फा ऊपर, इस आर को मैं एक्सटेंड कर दूँ और अल्फा इधर ले लूँ, ऑब्जेक्ट वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, तो इस सर्कुलर पाथ के कॉन्टेक्स्ट में अल्फा क्रॉस आर में उसको अगर ऐसे रोटेशन देता हूँ तो मुझे रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में मिलता है, और ये जो रिजल्टेंट मिलता है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल
component of linear acceleration. ठीक है, तो दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन. आपको दो कंपोनेंट है वो मिल सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके रिलेशंस v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर और ये अल्फा के एक्सेलरेशन के दो रिलेशन. उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पॉइंट चलता है वो चलता है टॉर्क को लेकर. तो हमने टॉर्क के बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर इट. ताकि देखो टॉर्क पता चलेगा जैसे ही यहाँ बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स अब देखे जा सकते हैं. अगर मैं टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ लेता हूँ तो टॉर्क इज ए क्वाइट सिमिलर टू द लीनियर फोर्स. द रोल प्लेड बाय द फोर्स in a linear motion, that same role played by torque in a angular motion. तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर फोर्स का यहाँ पे आप याद करिए तो ऐसा कहा जा सकता है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. यानी फोर्स का मतलब होता था डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो ये टॉर्क का रिलेशन मिलता है. तो वहाँ पे टॉर्क के लिए आप ऐसा कह सकते थे, दैट्स ए टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा. और आर एफ साइन थीटा को देखने के दो अलग अलग तरीके थे. एक था एफ आर साइन थीटा लेना और दूसरा था आर एफ साइन थीटा लेना. ओके, तो टॉर्क जो है उसका रिलेशन आपको राइट हैंड थंब रूल या तो राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से मिल सकता है. तो राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल के लिए यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा जो है वो मतलब जो भी आइडिया है वो मैं दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा. कि अगर ये जो स्क्रू रूल है वो बेसिकली यूज होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए. तो उस वेक्टर क्वांटिटी को आपको ऐसे समझना है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, एक ए है और एक बी है. अब आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैसे आप भी हमारे साथ पैरेलल ये काम कर सकते हैं. एक अपर डायरेक्शन है, एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. इसको आप ऐसे समझिए, मेरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक है, अब एक्स एक्सिस के लिए आप यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप और इसके लिए लेते हैं जे कैप. तो उसके हिसाब से क्या करना है कि अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा कहे कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे लेना है, वैसे ये लास्ट सेशन में भी हम डिस्कस कर चुके थे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ. तो देखिए वहाँ पे आपको ऐसा समझना चाहिए कि अगर हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं और उसके साथ हम ये समझने का ट्राई करते हैं इफ आई एम जस्ट टेकिंग दैट्स क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ आई क्रॉस जे या तो जे क्रॉस के या कोई भी एक रैंडम सा वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं. ठीक है, देखिए तो यस, एक आ गया एक्स एक्सिस, एक आ गया वाई एक्सिस. एक्स और वाई के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा सिंपल सा आइडिया देता हूँ कि अगर मान लो मैंने ले लिया आई क्रॉस जे. आई क्रॉस जे यानी ऐसा समझिए एक्स एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वाई एक्सिस के साथ. ठीक है, तो एक्स की डायरेक्शन और वाई की डायरेक्शन जो है उसको यहाँ पे आपको समझना है. ये एक्स का सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. अब मान लो मैं आई क्रॉस जे कहता हूँ तो आपको क्या करना है, आई यानी एक्स एक्सिस, वाई यानी जे एक्सिस. तो जिस डायरेक्शन को आपने पहले लिया है उस डायरेक्शन में फिंगर को रखना है और फिंगर को दूसरे की डायरेक्शन में कर्ल करना है, मतलब मोड़ना है. आप कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, तो कि घर पे भी आप ऐसे एक ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा. इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी पुट योर फिंगर्स लाइक दिस. नाउ कर्ल टुवर्ड द सेकंड क्वांटिटी, मतलब ऐसे फिंगर्स को कर्ल करना है जैसे आपके ये जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी को टच करें. अगर मान लो मैंने ऐसे फिंगर रखे हुए हैं तो वो ऐसे कर्ल होगा जो यहाँ पे टच नहीं करेगा. ओके, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है आप उसको ऐसे कर्ल करेंगे तो ही वो यहाँ पे टच करता है. तो आपको एक आइडिया आएगा
कि अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ तो मेरा थंब बाहर की डायरेक्शन में आता है, तो ये बनता है एक्स एक्सिस, ये बनता है वाई एक्सिस। ऐसे कर्ल करने से बाहर की डायरेक्शन यानी वो आता है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आइडिया ऐसा लिया जाता है जो आई थिंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, कि अगर मान लो हमने आई क्रॉस जे लिया होता है तो उसका वैल्यू के कैप आता है, ठीक है, तीसरा डायरेक्शन आता है। अगर मैं जे क्रॉस के लेता हूँ तो वो मुझे आई कैप देता है। ओके, तो आई जे के चक्कर में ये पूरा चलता रहता है। और अगर मान लो मैंने के क्रॉस आई किया है तो वो मुझे जे देगा। इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर हमने एक सर्कल ड्रॉ करके भी आपको बताया था कि वो आई जे के को फॉलो करता रहेगा तो आपको पूरा वैल्यू जो है वो उसका मिलता जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो हम देख लेते हैं। किधर गया, यस दिस वन। देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन करना है, उसके कुछ कुछ फॉर्मूला के साथ। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक जस्ट आइडिया दे देते हैं। फर्स्ट आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप थीटा भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एंगल का फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, उसके हिसाब से ये पॉइंट बनता है जिसका यूनिट आप रेडियन कहते हैं। सेकंड वन जो है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला। एंगुलर वेलोसिटी को अगेन आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम थीटा बाई टी या तो 2π/t भी कह सकते हैं। उसके बाद का ये रिलेशन हमने देखा v इक्वल टू आर ओमेगा या तो ओमेगा आर, बट बेटर टू से v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ताकि वेक्टर रिलेशन जो है वहाँ पे डायरेक्शंस का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ही होता है, जो आर क्रॉस ओमेगा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और दैट्स लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन का उसके साथ रिलेशन है। तो ये पॉइंट भी अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया। चलो अब उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू dv/dt होता है, और उसी के हिसाब से रेडियल कंपोनेंट भी होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखिए यहाँ पे हमने ये दो पॉइंट हमने बताए थे, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन में था, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में था। तो एक अपवर्ड हो गया, एक वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल हो गया, तो ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो डेफिनेटली वो रेडियल डायरेक्शन ही देखता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा है कि ओमेगा और वी जो है, यहाँ पे ओमेगा और वी है, उसमें वी टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट बनेगा। अल्फा क्रॉस आर जो है वहाँ पे आर रेडियस है और वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो उसका जो रिजल्टेंट है अल्फा क्रॉस आर का वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, उसके हिसाब से आपको लीनियर एक्सेलरेशन का पूरा रिलेशन मिल सकता है, और उसी चीज़ को आप फोर्स के फॉर्म में भी डाल सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे दिए हुए हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आपको तो ये पता होना ही चाहिए। देन आफ्टर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया। बैंक्ड कर्व्ड रोड, इफ यू रिमेंबर इट, लॉज ऑफ मोशन के अंदर इसका डिस्कशन हुआ था। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देते हैं। इफ़ यू रिमेंबर इट, ये पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल हुआ करता था। ओके, जहाँ पे आप एक सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट, सेंटर से आप नीचे एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड करिए, यहाँ पे वो रोटेट करेगा, तो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट या ऐसा कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे वेलोसिटी के क्या रिलेशंस होंगे वो हमने देखा था। वेलोसिटी के रिलेशंस मिलेंगे तो हमने एक और पॉइंट उसमें ऐड किया था कि काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन हो मिल सकता है। तो यहाँ पे उसने ऐसा बताया है, रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज √5 GR। तो यहाँ पे √5 GR रहेगा, ऊपर रहेगा √GR, और मिडल वाला ये जो पोर्शन है वहाँ पे रहेगा √3 GR। ओके, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हो जाता है ½ mv², यानी ये जो वेलोसिटीज है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो वो बन जाएगा 5 GR, 3 GR एंड GR। इफ यू टेक द रेशियो तो वो वहाँ पे रिलेशंस आपको देता है 5:3:1 का रेशियो। ठीक है, चलो उसके बाद
नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट था उसके हिसाब से अगर मान लो ये एक छोटा सा पॉइंट भी आप देख ले, दैट्स अबाउट सिंपल पेंडुलम भी आप कह सकते हैं, या तो कोई एक ऑब्जेक्ट को आपने सस्पेंडेड किया ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ पे टेंजेंट के आपको कंपोनेंट मिल सकते हैं, इफ यू रिमेंबर इट। ऐसे हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है जिसको आप कॉनिकल पेंडुलम कह सकते हैं। कॉनिकल पेंडुलम मतलब ये पेंडुलम एक कॉन शेप के अंदर ये से सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, मतलब ये यहाँ पे ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो टाइप का है, तो बैक एंड फ्रो टाइप का नहीं देता है, वो ऐसे कॉनिकल शेप में देता रहता है। तो उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर का जो फॉर्मूला बन सकता है उसको लेकर शायद कोई क्वेश्चन काम में आ सकता है, ठीक है। चलो आफ्टर दैट रोटेशनल मोशन का जो एग्जैक्टली पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस करवा चुका अभी। टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, या तो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन समझिएगा आप कि अगर आप वेक्टर का साइन लगाते हैं तो साइन थीटा नहीं आएगा। अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो वहाँ पे आएगा आर एफ साइन थीटा, जिसको दो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, आर एफ साइन थीटा या तो एफ आर साइन थीटा, ठीक है। चलो आफ्टर दैट एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे टॉर्क आर क्रॉस एफ है वैसे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी है, और यहाँ से बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी होता, और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझने का ट्राई करता कि अगर मान लो टॉर्क इक्वल्स टू ये जो पॉइंट है, ओके, टॉर्क इक्वल्स टू जो डी एल बाई डी टी हमने यहाँ पे बताया, तो अगर मान लो उसी पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसी पॉइंट में हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ़ एक्शनल टॉर्क इज ज़ीरो, अगर एक्शनल टॉर्क ज़ीरो हो जाता है तो उसका मतलब ये निकलता है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज ज़ीरो। तो उसका मतलब ऐसा हो कि किसी का भी डिफरेंशिएशन ज़ीरो तब होता है जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है जो आई विश आप सबके दिमाग में क्लियर होंगे ही होंगे। उसके हिसाब से अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट हो तो उसका अलग अलग जगह पे सेंटर ऑफ मास मिल सकता है, ओके। यहाँ पे ये कुछ ऐसा डेटा दिया गया है जो आपको सीधा याद रखना चाहिए। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर at the distance of h is equal to 4r upon 3 pi from the center of the axis of the symmetry। मतलब यहाँ पे हमने दिखाने का ट्राई किया है कि हर एक ऑब्जेक्ट का, अलग अलग शेप वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू नो इट वेरी वेल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it's like the role played by the mass in a linear motion, same role played by moment of inertia in angular motion। जैसे आप कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, उसी तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे आपको आई का वैल्यू है वो दिया हुआ है, ये रहा आई का फार्मूला। आई का मतलब होता है एम आर स्क्वायर, यानी मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वो आपको देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, ठीक है। और उसी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन। तो आपको ये भी याद हो सकता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वहाँ पे आई एम के स्क्वायर ऐसा हम कुछ कहते हैं, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वैसे आगे आएगा भी, फिर भी यहाँ पे इसके साथ ही मैं पैरेलल बता देता हूँ कि अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि अगर रॉड है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मान लो I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई, एक सेकेंड, तो आई इक्वल टू अगर हम ऐसा कहते हैं दैट इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12। तो हम ऐसा कह रहे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर उसको मैं कंपेयर कर देता हूं एम के स्क्वायर के साथ तो वहाँ पे
रॉड के लिए के यानी रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो बन जाता है L बाय √12। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर हम लेते हैं 2/5 mr²। अगर उस वैल्यू को फिर से अगर हम m² के साथ कंपेयर कर दें तो यहाँ से हमें m² के साथ अगर कंपेयर कर देते हैं तो हमें k का जो वैल्यू है वो मिल जाता है √2/5 एंड r। ओके, तो ये एक बेसिक आइडिया है। आगे अभी पूरा एक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल ऑब्जेक्ट जो है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, ये दो बेसिक थ्योरम आपको पता होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस में ऐसा हम समझते हैं कि दो एक्सिस एक दूसरे से अगर पैरेलल होता है तो I = IC + MD²। ओके, जो यहाँ पे I = IC + MA² जैसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस यानी अगर दो एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे उसका एडिशन जो है, ओके, दो परपेंडिकुलर एक्सिस का एडिशन जो है विच इज इक्विवेलेंट टू दैट थर्ड डायरेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके जैसा आपको मिल सकता है। तो ये चैप्टर जो है वहाँ पे डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जनरल जो फॉर्मूला है उसी का। तो देखिए यहाँ पे सम कॉमनली यूज्ड बॉडी, तो हुक कहो या तो आप उसको रिंग कह दो। और वैसे हमने कहा था कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर का होता है। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ये आपके पास भी होगा, और यहाँ पे जस्ट एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। रिंग के लिए, सॉलिड होलो सिलेंडर के लिए, डिस्क के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, रॉड के लिए, और एज वेल एज सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर में भी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसको जस्ट आप एक सिंपल सी तरीके से रेफर करेंगे, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। अब यहाँ पे बहुत बेसिक से फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा विच इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए, उसके जैसा फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आ जाता है टाउ थीटा। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले फॉर्मूला है। यहाँ पे एक और चीज़ है वो जिसका आपको पता होना चाहिए कि व्हेन रोलिंग बॉडी, ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक हाइट से नीचे आता है, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होता है। वो एक कॉन्सेप्ट जो है, और उसको लेकर भी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन जो आएंगे उसको अभी हम देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का हम यहाँ पे आइडिया लगाने का ट्राई करते हैं, क्या क्या हम उसमें सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा बताया, फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी दैट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ओ एट इट्स सेंटर, F1 and F2 and F3 represents three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively। यहाँ पे हाँ, AB, BC और AC है। if the total torque about O is 0 then the magnitude of F3 is what। तो देखिए यहाँ पे पहले तो तीनों का डायरेक्शन जो है वो बताया गया है। तीनों का डायरेक्शन जो है यहाँ पे ऐसा बताना है, इफ द टोटल टॉर्क अबाउट ओ इज 0, तीनों की वजह से लगने वाला फोर्स वहां पे 0 होगा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F3। बहुत ही कॉमन सा एक पॉइंट आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि अगर तीनों की वजह से वहां पे टोटल वैल्यू जो है वो 0 हो रहा है तो तभी होगा जब बाकी दो का एडिशन तीसरे के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि टोटल टॉर्क उसकी वजह से 0 है, तो टॉर्क भी हमने ले लिया है, पर मैं सीधा फोर्स के साथ ही समझने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 का एडिशन है वो F3 के इक्वल और ऑपोजिट इन द डायरेक्शन होना चाहिए। बट इन द क्वेश्चन दे जस्ट आस्क द मैग्नीट्यूड ऑफ F3, तो F3 का मैग्नीट्यूड है वो F1 और F2 के एडिशन के जितना है वो होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपका पहला आंसर है वो ए होना चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड वन जो है वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। अ कपल प्रोड्यूसेस
no motion, linear and rotational motion, purely rotational motion and purely linear motion. A coupled produce. अब यहाँ पे coupled motion की जब हम बात करते हैं तो coupled forces के लिए आपको एक छोटा सा आइडिया होगा कि coupled forces किसको कहते हैं, जिसमें दो forces equal in magnitude opposite in direction हो. अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जॉइंट कर देता हूँ, ओके, तो उसके हिसाब से ऐसा समझा जाएगा कि ये जितना फोर्स ऊपर लगाएगा उतना ही ये फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा. तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे से इस डायरेक्शन में जाएगा. मतलब यहाँ पे अगर हम कपल्ड फोर्सेस की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं द फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड टू नॉन कोलिनियर फोर्सेस. और नॉन कोलिनियर फोर्सेस है, इसलिए आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं दैट विल बी प्योरली जो है वो रोटेशनल मोशन ही हमें दे सकता है. ठीक है, चलो अगेन यहाँ पे आपको सजेशन ये देना चाहूँगा, आप कोई भी क्वेश्चंस हो तो पहले वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से क्वेश्चन को समझिए, खुद ट्राई करिए और उसके बाद आप आइडिया लगाने का ट्राई करिएगा. ठीक है, देखो अब थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे सर्कुलर मोशन की कुछ बात कर रहा है. चलो आप भी समझिए और उसके बाद यहाँ पे आइडिया लगाइए. A circular disk of moment of inertia IT is rotating in a horizontal plane about its symmetry axis with a constant angular speed omega I या तो omega 1 जो भी कहना चाहो वो. Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially onto the rotating disk. अब क्वेश्चन की सिचुएशन को ऐसा समझना है कि एक डिस्क ऑलरेडी रोटेट हो रहा है तो उसका अपना खुद का काइनेटिक एनर्जी है. अब उसने ऐसे कहा अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस तरह कोई दूसरा डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और है, इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली ऑनटू द रोटेटिंग डिस्क. एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क है वो रखा जा रहा है, उसमें से एक डिस्क रोटेट हो रहा है. ओके, इनिशियली द सेकंड डिस्क हैज अ जीरो एंगुलर स्पीड, मतलब उसका कोई स्पीड नहीं है. इवेंचुअली बोथ द डिस्क रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ. सो द एनर्जी लॉस. अब यहाँ पे एनर्जी लॉस की बात करते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लेना पड़ेगा, एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप यहाँ पे ले सकते हैं. अब यहाँ पे लेना सब कुछ और रोटेशनल के टर्म में है, पर आप कॉन्सेप्ट चाहो तो ट्रांसलेशनल वाला ले सकते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं m1v1 इज इक्वल्स टू, अब m1 जो है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे IT समझूँ, m2 है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे IB समझूँ, ओके, v1 की जगह पे ओमेगा I समझूँ और v2 जो है उसको मैं ओमेगा F समझूँ. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे समझा ऐसा जाएगा m1 प्लस m2, यानी दोनों मासेस जो है वो एड अप हो जाएंगे. ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसा समझने का ट्राई कर सकते हैं कि टोटल मोमेंटम जो है आफ्टर जब दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, या तो हम ऐसा कहेंगे कि एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तब जाके वो कैसा करेगा, तो कि तब हम ऐसा कहेंगे कि दोनों का मास एड अप हो जाएगा. ठीक है, तब जाके आपको फाइनल वेलोसिटी जो है वो मिल सकता है. ओके, पहला जो है उसके लिए तो ये ज़ीरो ही है, मतलब ये तो काउंट होना ही नहीं है. तो आप ऐसा समझिए m1 v1 आया और यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू v2 आया, तो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे बनता है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1. अब ये तो मैंने एक रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है. ओके, अब ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा समझाऊं कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को मैं यहाँ पे ऐसा समझूं IT IB प्लस IT और ये आ जाएगा ओमेगा I. ठीक है, तो फाइनल जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ दोनों का स्क्वायर
यानी IB प्लस IT का स्क्वायर, यानी हाफ m, वो तो एज इट इज रहेगा हाफ m v स्क्वायर, यानी ऊपर जो वेलोसिटी दिया है उसका स्क्वायर, तो वो बन जाएगा IT का स्क्वायर, ओमेगा I का स्क्वायर, और नीचे जो दिया हुआ है IB प्लस IT का भी स्क्वायर। तो देखा जाए तो नीचे से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बचेगा हाफ IT का स्क्वायर, ओमेगा I का भी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा IB प्लस IT। जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था सिर्फ हाफ IT, हाफ mv स्क्वायर के हिसाब से IT ओमेगा 1 स्क्वायर। तो देखो ये है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये मिला हुआ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ IT ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा कितना, तो कि वो जो बचेगा उसके हिसाब से यहाँ से तो पूरा का पूरा आ जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस IT अपन IB प्लस IT ऐसा बचेगा। तो IB प्लस IT में से IT जाएगा तो IB बचेगा, यानी हाफ IT IB, ऐसा एक ऑप्शन है वो होना चाहिए, हाफ IT IB अपॉन IB प्लस IT ओमेगा स्क्वायर। यानी यहाँ से हम ऐसा कहते हैं ये जो D ऑप्शन है वो हमारा आंसर है, वो होना चाहिए। सो D दैट विल बी द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? उसके हिसाब से आपको इसका आंसर है वो मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ट्राई करिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, द एंगुलर स्पीड ऑफ एन इंजन दैट्स विल मेकिंग 90 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। सो आई विश कि आप वो खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 90 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। 1 revolution, that's a 2 pi distance, 2 pi radian, 1 minute, that's a 60 seconds। तो सीधा सीधा आपको आंसर वहाँ पे मिल सकता है। और फोर्थ है उसका आंसर है वो बी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ रिवॉल्यूशंस पर मिनट को रेडियन पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है आपको। चलो नेक्स्ट वन, fifth one, a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass capital M and closed at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its end with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is dash. तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको फाइंड क्या करना हुआ, क्योंकि यहाँ पे फाइंड करना हुआ फोर्स एक्सर्टेड। तो फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो चलो m ही लेना है। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेना है वो एक्सेलरेशन कौन सा लेना है आपको, तो कि यहाँ पे अगर आप सिचुएशंस को समझे तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के साथ आपको एक आइडिया लगाना है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी के साथ हम आइडिया लगाने की ट्राई करते हैं तो वहाँ पे आइडिया ऐसे लगाया जा सकता है कि लेंथ L है, फीड विद द कंप्लीट विद द इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मास M है, क्लोज एट द बोथ द एंड्स। ट्यूब इज देन रोटेटेड, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको रोटेट करवा रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन यहाँ पे मिलेगा जो रहता है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। सो इफ यू रिमेंबर इट, एंगुलर एक्सेलरेशन का हम रिलेशन निकाल चुके थे, लीनियर एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू, अगर आप देखने जाओ तो आपके पास एक रिलेशन था लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। ओके, और v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो उसके हिसाब से r ओमेगा स्क्वायर ऐसा आप कह सकते हैं। r का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं लेंथ के साथ, तो ये आ जाएगा l ओमेगा स्क्वायर ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, तो देखा जाए तो l ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे दो ऑप्शंस में है, एक है a और एक है c। तो दो में से कोई एक ऑप्शन है वो हो सकता है। ठीक है, तो d और d तो नहीं होंगे। अब ए और सी दोनों में एल ओमेगा स्क्वायर, अब डिपेंड करता है कि आप उसको सेंटर से रोटेट करवा रहे हैं। सेंटर से रोटेट करवा रहे हैं तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया है कि अगर ये एल लेंथ हो तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, यानी वो हो जाता है L/2 पे।
तो जो यहाँ पे L है वो बन गया L/2, तो यानी आपका फॉर्मूला बन जाता है ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और उस हिसाब से आपका आंसर जो है वो होना चाहिए A। क्लियर? चलो, द स्पीड ऑफ होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन, मैंने कहा था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला कॉन्सेप्ट। रोलिंग वाला स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है वर्टिकल हाइट h है फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की वो बात कर रहा है। जैसे सॉलिड स्फीयर का कॉन्टेक्स्ट याद हो वैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने किया हुआ है। यहाँ पे आइडिया जो लगाना था वो ऐसा था mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर इट। यहाँ पे I की जगह पे आप ले सकते हो mk स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टू ले सकते हैं v/r। जैसे आप इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में लगाएंगे तो वहाँ से m का वैल्यू है वो कैंसिल होता है, आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मिल सकता है और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर जो है वो मिलना चाहिए ताकि आपको स्पीड ही फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो आपको याद हो तो g sin थीटा के कॉन्टेक्स्ट में मिलता था 1/√1 प्लस mk स्क्वायर बाई mr स्क्वायर, या तो आप उसको I और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में भी रख सकते थे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर का वो हमने कहा था 2/5 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं उसके हिसाब से यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा 10/7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया अभी अगर आप हम लगाने का ट्राई करें तो एक सिंपल सा आइडिया ऐसा आ सकता है इन द क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे 6, तो सबसे सिंपल सा पॉइंट हमने ऐसा कहा काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे टोटल ये जो है दोनों को ऐड करने से टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलता है। सिंपल सा पॉइंट आपको ये लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आता है 2/5 mr स्क्वायर, तो उसके हिसाब से टोटल जो है वो काइनेटिक एनर्जी बनता है 7/10 mr स्क्वायर। क्यों? तो केक बन जाएगा 1/5 mr स्क्वायर, सॉरी 1/5 mv स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर 1/5 प्लस 1/2, वो बन जाता है 7/10। एंड डायरेक्टली जस्ट कंपेयर इट विद द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, mgh के साथ कंपेयर करो तो आपको सीधा सीधा उसका आंसर है वो मिल सकता है। क्लियर? एक्सक्यूज मी। उसके हिसाब से अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आई थिंक सब लोगों को बहुत इजी लग सकता है। देखिए उसके लिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आई जस्ट विश कि आप खुद ही ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नंबर 7 कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो कि एक को आप ओरिजिन पे ले लो और फॉर्मूला यूज़ करना है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, सो आई विश कि आप ये आराम से कर सकते हो। फिर भी रेफरेंस के तौर पे आपकी थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे मैं कर देता हूँ। आइडिया बहुत ही सिंपल सा लगाना है। देखिए वहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों का मास आपके पास है या तो आपको पता होना चाहिए। कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो कार्बन और ऑक्सीजन जो है ना ये यहाँ पे ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन काउंट कर लिया और ये पूरा का पूरा एक डिस्टेंस मैंने ले लिया। तो आरसीएम निकालने के लिए आप ऐसा कह सकते हो मास ऑफ कार्बन, डिस्टेंस ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन, डिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर कार्बन जो है वो हमने 0 ले लिया हुआ है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिस्टेंस फॉर ऑक्सीजन यानी पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास ले लो आप, और कार्बन और ऑक्सीजन का मास जो है वो आपको पता होगा, उसके हिसाब से आपको आपका आरसीएम जो है वो मिल सकता है। क्लियर? उसके हिसाब से यहाँ पे आप ट्राई करेंगे तो आंसर है वो ये आना चाहिए। इफ लाइव में विल मेक्स 120, अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट को कन्वर्ट करिए
तो वहाँ से आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, करना क्या है, सिंपल सा 120 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइड बाई 60, सीधा 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 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है 9th क्वेश्चन, देखिएगा। तीन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M and radius R is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects, each of mass small m, are attached gently to the opposite side. I hope ये क्वेश्चन भी आपको याद हो सकता है कि अगर मान लो हमने ऐसे एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके डायामीटर के ऊपर हमने दो मास जो है वो हल्के से रखे हुए हैं, ये स्मॉल एम वाले, ठीक है। और उसके हिसाब से यहाँ पे द रिंग विल नाउ रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी, यानी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का अगर आप आइडिया यहाँ पे निकाल देते हैं तो आपको उसका आंसर है वो मिल सकता है। ओके, थोड़ा थोड़ा आइडिया आता होगा शायद। तो देखिए यहाँ पे आइडिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, तो पहले जो है वो पहले सिर्फ डिस्क है, तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिस्क है। तो यहाँ पे आइडिया आप ऐसे निकालिए कि पहले तो I1 ओमेगा 1 यानी mr² इंटू ओमेगा एक ही है, पर जब I2 की बात करते हैं, जब आपने दो लगा दिए तो वो बन जाएगा डिस्क प्लस 2mr², ऐसा आ जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे I2 ओमेगा 2 की मैं बात करूँ तो वो बन जाता है m प्लस 2m इंटू ओमेगा 2 एंड r²। बस ख़त्म हो गया। उसके बाद दोनों को आप कंपेयर करो तो आपको उसका आंसर है वो मिल सकता है। क्लियर? तो देखिए, तो उसके हिसाब से आपका 9th जो है उसका आंसर है वो आ जाएगा बी। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन है, उसमें भी एक ही सेम फंडा जो है वो लगाना है, बिकॉज रूलिंग विदाउट स्लीपिंग वाला ही किस्सा यहाँ पे काम करेगा। थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है इज फॉर रूलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो जी साइन थीटा वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, जी साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए और रूलिंग डाउन सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो आपको सीधा सीधा उसका आंसर है वो मिल सकता है। इसका सीधा आंसर है वो होना चाहिए सी। ठीक है, फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा जी साइन थीटा 1 प्लस m² बाई k²। ओके, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आता है आपका जी साइन थीटा वाला। ओके, जी साइन थीटा वाला यानी कौन सा, जी साइन थीटा 1 प्लस I बाई mr²। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जो फॉर्मूला बनता है, रिंग का आपको रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो आपका काम हो सकता है। चलो, आफ्टर दैट नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अगेन सेम टू सेम फंड आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सॉरी 11 जो है, यस, देखिए सोचिए बताइए क्या कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11, if a sphere is a rolling, the ratio of the translational energy to total kinetic energy is given by dash। तो देखिए, ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए छोटा सा एक आइडिया है वो लगाते हैं। वहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेना है। सो सी दैट आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी देखिए, तो आप वहाँ पे ऐसा करिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम ऐसा समझे कि हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और स्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो I का वैल्यू 2/5mr²। तो अभी जो जस्ट हमने किया ना एग्जैक्टली उसके हिसाब से 7/t mv² आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दैट इज हाफ mv² और ट्रांसलेशनल पर रोटेशनल वाला 7/10 mv²। तो उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा
5/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइडिया वहाँ पे ऐसा सिंपल सा लगाना था आपको कि अगर आप दोनों काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, ओके, तो उसके हिसाब से आपका आंसर है वो आ जाना चाहिए 5/7 के हिसाब से डी। चलो नाउ थिंक अबाउट 12th क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है, 13th भी थ्योरेटिकल है, 14th भी थ्योरेटिकल है। चलो 12th नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आप करेंगे सॉलिड होमोजेनियस स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r is moving on a rough horizontal surface, partially rolling and partially sliding. During this kind of motion of the sphere, क्या हो सकता है? Kinetic energy conserved, angular momentum of sphere about the point of contact with the plane is conserved, only rotational kinetic energy about the center mass is conserved, and angular momentum about the center of mass is conserved. तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप उसके चीज़ों को यहाँ पे देखिए, मास m, रेडियस r, रफली हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोलिंग एंड पार्शियली स्लाइडिंग, थोड़ा थोड़ा रोल हुआ, थोड़ा थोड़ा स्लाइड हुआ। तो उस किस्सों में क्या हो सकता है? तो कि रोल तो हो ही रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड। जब वो रोल हो रहा है तब तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर, तो ऐसा भी नहीं कह सकते ताकि वो थोड़ा रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है। क्लियर? उसके हिसाब से आएगा 13th। तो जो 13th है वहाँ पे ऐसा कहेंगे, व्हील ऑफ बाइसिकल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए लेवल रोड, यानी सीधा रोड है वहाँ पे वो साइकिल चल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज VCM, सो विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। तो यहाँ पे सभी को देखिए और उसके बाद ए जो है उसको हम सही कंसिडर करने वाले हैं। आइडिया बहुत ही सिंपल सा है, जब वो उसके हिसाब से आजू बाजू उसके अबाउट से घूम रहा है ना, तो उसके हिसाब से उसका आंसर है वो बनना चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन जो है उसका आइडिया ऐसा लगाना है आपको। सी, ऐसा बताया गया था कि सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी है एंड जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है उसका भी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास VCM कह दिया, लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। और ये जो ओमेगा आर है वो ओमेगा आर दैट इज अगेन कंसिडर एज ए वेलोसिटी, बट दैट इज वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इसलिए दोनों के अबाउट जो घूमता रहता है वो आ जाएगा VCM प्लस VCM एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट VCM वैल्यू। क्लियर? चलो नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। वैसे शायद ये सा क्वेश्चन आपने हो सकता है देखा हुआ हो। इस चीजों को हटा देते हैं। एवरीवन रीड द क्वेश्चन नंबर 14। Three identical metal balls, each of radius r, are placed touching each other and horizontal surfaces, such that an equilateral triangle is formed with the center of three balls joined. The center of mass of the system is located at, okay, theoretical question बन सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, अगर तीनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम भी कहाँ पे रहेगा? तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है, अगर आप ऐसे ट्रायंगल की बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ सेंट्रोइड पे होता है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि जहाँ पे तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे थे, ये यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ऐसे कह सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर 15 नंबर का क्वेश्चन कर चुका है, ताकि आर, एफ और टॉर्क तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होता है तो सबका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। ओके, तो ये वाला किस्सा जो है, सी वाला पॉइंट, ये आपका सही हो सकता है। क्लियर? 16, 17, चलो 16 वाला है, थीन सर्कुलर रिंग। ओके, अभी जो क्वेश्चन किया आई थिंक इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन।
ओके सॉरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही बन गया, सेम टू सेम आ गया है। पर यहाँ पे आप चाहो तो रिंग है, डिस्क ले सकते हो, सॉलिड स्फीयर या तो होलोस्फीयर, ऐसा भी आप समझ सकते हो। सो दैट्स अ रिपीटेड टाइप क्वेश्चन। चलो नंबर 17 जो है उसमें आपको क्या आइडिया लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट। नंबर 17 देखिए, a ball rolls without a slipping. The radius of a gyration of the ball about an axis passing through its center of mass k. If radius of the ball is r and the fraction of total kinetic energy with its rotational kinetic energy, मतलब अभी जो किया था ना वैसे का वैसा ही करना है आपको वहाँ पे, बट यहाँ पे जो रेशियो लेना है, ओके, वो रेशियो या तो फ्रैक्शन, आप ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आइडिया ऐसा कुछ लेना था कि सबसे पहले तो आप ऐसा कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशन होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। आई की जगह पे आप ले सकते हैं एम के स्क्वायर और वी की जगह पे ओमेगा की जगह पे ले सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे ऐसा कहें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल, ओके, तो देखिए वहाँ पे आइडिया ऐसा लेना है आपको कि हाफ एम के स्क्वायर यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। उसका रेशियो लेना है आपको ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के साथ, यानी एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखा जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लो और आप उसको कैंसिल कर दो, तो ऊपर से क्या बचेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा। इधर से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर से क्या बचेगा, यहाँ पे के स्क्वायर बचेगा और ये बचेगा के स्क्वायर बाय मतलब के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर, पक्का। चलो ओके, अब यहाँ पे फिगर वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके अपना आंसर वो देना है। वैसे क्लियर कट ये आपका पाइथागोरस ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ABs is a triangular plane of a uniform thickness. The sides are in the ratio as shown in this figure. Moment of inertia about AB, BC and CA are the moment of inertia of the plane about. तो इसको ऐसे समझिएगा, AB के अबाउट मतलब ये ट्राइंगल होता तो उसके अबाउट आप घुमाते तो पूरा ट्राइंगल उसके अबाउट घूमता। तो AB के अबाउट घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर, यानी वो इतना घूम रहा है। अगर मैं BC के अबाउट घुमा रहा हूँ तो 4 वाले डिस्टेंस के साथ घूम रहा है, ओके। समझना ऐसा है, देखिए ये AB के अबाउट घूम रहा है तो ये वाला डिस्टेंस है ना BC वाला, वो उसके अबाउट ऐसे गोल घूमेगा। BC के साथ घुमाता हूँ तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना AB जितना, वो उसके अबाउट घूमेगा। और AC के अबाउट घुमाता हूँ तो वो जो उसका जो इंटरसेक्ट उसका जो डायगोनल यहाँ पे बनेगा उसको हाफ करता हुआ पोर्शन है वो उसके अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आइडिया लगाना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो पहले तो उस क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको आप समझेंगे तो आपका काम आसान है। तो देखिए जहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी अबाउट घूम रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं ट्राइंगुलर प्लेट इज अ मैक्सिमम जो जिसका डिस्टेंस शॉर्ट हो। तो पाइथागोरस के हिसाब से आपको यहाँ पे आइडिया है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले फिगर देख कर ये पता चलना चाहिए कि किसके अबाउट डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो सबसे कम किसका होगा। तो आप देख सकते हैं BC के लिए डिस्टेंस सबसे कम होगा और उससे थोड़ा ज़्यादा AB रहेगा, तो सबसे ज़्यादा है वो AC का हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका आइडिया यहाँ पे क्लियर कट होना चाहिए। डिस्टेंस मिल जाएगा तो आपको उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता चल सकता है। तो देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC दैट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB।
and moment of inertia of AB which is greater than moment of inertia of AC. तो ये जो है वो सही वाला किस्सा है, उसके हिसाब से ऑप्शन में से जो अपने को सही लगे वो हम यहाँ पे उठा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो बी आंसर है वो यहाँ पे सही होना चाहिए। चलो, दैट इज IBC दैट इज ग्रेटर देन IAC। क्लियर? ओके, read the questions and think about it। क्या कर सकते हैं आप उसमें? The moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the length IO. The moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular। अब इतना पढ़ने से एक सिंपल सा आइडिया आएगा कि यहाँ पे थ्योरम जो है उसका यूज होगा जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बेसिक फंडा होता है I = IC + MD²। ठीक है, तो देखो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। I = I0 तो दिया ही था और अबाउट मिड पॉइंट आ जाएगा तो दैट इज mL²/4। क्लियर कट आइडिया हो गया? ठीक है, चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी आपको सिंपल सा आइडिया है वो मिल सकता है। सो एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दैट क्वेश्चन और उसके हिसाब से आइडिया लगाइए। तो two racing cars of masses m and 4m are moving within circles of a radii r1 and 2r. Their speeds are such that it makes a complete circle in the same time. Then the ratio of the angular speed। अगर सेम टाइम में सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, रेडियस चाहे कुछ भी हो, अगर सेम ही स्पीड गेन हो रहा है तो यहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड कार। रेडियस चाहे कुछ भी हो, मास चाहे कुछ भी हो, टाइम अगर सेम ले रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जो उसका एंगुलर स्पीड वो एंगुलर स्पीड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो फॉर दिस रोटेशनल मोशन आप थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करिए ताकि उसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आते हैं और थोड़े और ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स की ज़रूरत अपने को रहती है। ठीक है, अभी यहाँ तक रखते हैं।